हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फिर से BHIC 110 जिसमें भारत का इतिहास जो टाइम पीरियड है 1757 से 1857 के बीच में का इतिहास पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम वीडियो BHIC 110 का वीडियो बनाए हुए थे, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। देखिए, आज की वीडियो में फिर से एक प्रश्न लेके आए हैं जो है भारतीय समाज में उपयोक्तावादियों ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया? टिप्पणी कीजिए। देखिए, उपयोक्तावादियों का मतलब हुआ कि भारत में उस टाइप जो कंपनियों का शासन था, कुछ लेखक या आप मान सकते साहित्यकार वह आए और कंपनियों को सुझाव देते थे कि आप इस तरह से अपना शासन को चलाइए जिससे जनता का भी हित हो और कंपनी का भी हित हो। मगर ज़्यादातर उपयोक्तावादी ब्रिटेन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे। और ज़्यादातर वो कंपनी के लाभ पहुंचाने के लिए ही ऐसी मतलब लेख या उपन्यास लिखे जो कंपनी को ज़्यादा लाभ हो। और कुछ थे ऐसे भी जो भारतीय जनता को भी देखते थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि भारतीय समाज में उपयोक्तावादियों ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया? टिप्पणी लिखी। ये आपके एग्जाम में कम से कम 20 नंबर का जरूर आ जाएगा क्वेश्चन। 20 नंबर का आने का मतलब है कि आप इसको 500 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और कई बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं विस्तार से। देखिए, उपयोक्तावादी का सिद्धांत बेंथम एक लेखक है, बेंथम, ठीक है, याद रखिएगा। बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण एवं अमूल्य देन है। उसके अन्य सभी राजनीतिक विचार उसके उपयोक्तावाद पर ही आधारित है, लेकिन उसे इसका प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। रोचक बात यह है कि बेंथम ने कहीं भी उपयोक्तावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। बेंथम के उपयोक्तावादी दर्शन का वर्णन उसके दो पुस्तकें, एक पहला पुस्तक है फ्रेगमेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, फ्रेगमेंट्स ऑन द गवर्नमेंट, तथा दूसरा है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। ये दो पुस्तक जो है लिखा गया है बेंथम के द्वारा, जो उपयोक्तावादी पे है, मगर कहीं उपयोक्तावादी शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। हम पहले ही बताए थे कि उपयोक्तावादी जो लोग थे जो कंपनी को ही ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह ब्रिटेन के का था। और जो भारतीय था तो वो भारत के लोगों का भी रक्षा करना चाहता था। मगर ज़्यादातर उपयोक्तावादी उस टाइम ब्रिटेन के ही थे, तो भारत की जनता को कम मगर कंपनी को ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार का सुझाव देते थे। आइए अब उन सुझावों को देखते हैं। देखिए, कानून का प्रश्न। बेंथम का विचार है, क्या है कानून का प्रश्न आपको हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। बेंथम का विचार है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होने के नाते सदैव अपने अपने सुख की प्राप्ति में लगा रहने के कारण दूसरों के हितों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ बंधनों का होना जरूरी है। इसलिए राज्य के पास कानून की शक्ति होती है जो परस्पर विरोधी हितों से उत्पन्न संघर्ष से अधिक कारगर ढंग से निपटने में सक्षम होती है। देखिए, होती है। बेंथम का मत है विभिन्न अनुशक्तियों, याद रखिएगा ये शब्द, अनुशक्तियों, ठीक है, के द्वारा व्यक्ति के हित और समुदाय के हितों के मध्य, ठीक है, तालमेल बैठाया जाना चाहिए। बेंथम का मानना है कि इन अनुशक्तियों में सबसे अधिक, आइए आगे देखते हैं, क्या है कि थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए, कारगर अनुशक्ति कानून की होती है। राज्य मूलतः कानून का निर्माण करने वाला संगठन है और यह अपने व्यक्तियों पर कानून के द्वारा ही नियंत्रण रखता है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि कानून क्या था कि कानून का प्रश्न, ठीक है, ये था कानून का प्रश्न। इसका मतलब ये हुआ कि आप मान सकते हैं कि देखिए, राज्य में जितने भी लोग हैं
उनको एक संगठित या अनुशासन रखने के लिए राज्य जो है कानून बनाएगा उन व्यक्तियों पे जो स्वतंत्र रूप से कुछ भी करते हैं। राज्य में वो सभी आ जाएगा जो कंपनी के अधिकारी होंगे और जो लोग होंगे वो राज्य वह कानून बनाएगा जिसके वजह से वह संगठित रहे या अनुशासन का पालन करे। तो यही होता है कानून के पक्ष। ठीक है। दूसरा था कि भू राजस्व का विचार। देखिए इसमें क्या था, देखिए भू राजस्व का विचार उपयोक्तावादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिल एक अर्थशास्त्री थे, इसके अनुसार ने भू राजस्व में बदलाव लाने की नीति का समर्थन किया। इसमें एक तरफ मुनरो के रैयतवाड़ी की तरह किसानों से सीधे संपर्क स्थापित करने की बात की गई और दूसरी तरफ रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार भूमिपतियों पर करारोपण का मसला सामने आया। देखिए इससे पहले जो वीडियो बनाए थे जिसमें आपको हम रैयतवाड़ी और भू अस्थाई बंदोबस्त के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हुए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी BHIC 110 का ही बना हुआ है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं रैयतवाड़ी और भू राजस्व क्या था। ठीक है। तो देखिए मिल जो है वो मतलब वह चाहते थे कि भू राजस्व में परिवर्तन है या उसकी नीति जो है उसमें परिवर्तन आते रहे। इससे होता था क्या कि कंपनी का जो पकड़ होता है वह मजबूत होता है इससे। देखिए आगे रिकॉर्डर के सिद्धांत के अनुसार भूमिपतियों पर करारोपण का मसला सामने आया। यह करारोपण इस ढंग से किया गया था कि मात्र भूमि की मल्लिकत मतलब आप समझ लीजिए कि मालिकाना हक भूमि का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए प्राप्त कर लेने से भूमिपतियों को उत्पाद और व्यापार के मामले में अतिरिक्त लाभ न पहुँचे। इसके अर्थ देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूमि का जो पहले अस्थाई बंदोबस्त में जो होता था कि उसमें भूमिपति होता था या सामंत लोग होते थे, उसके बाद कंपनी होता था। तीसरा स्टेप कंपनी होता था। पहला किसान, दूसरा सामंत या जमींदार लोग, उसके बाद कंपनी होता था। यहाँ होता क्या था कि यदि किसान की अच्छी फसल हुई तो सामंत लोग को ज़्यादा फायदा होता था और वहाँ पे कंपनियों को कम फायदा होता था। और किसान लोग का कोई भी अस्थाई बंदोबस्त लीजिए या रैयतवाड़ी लीजिए, इससे किसानों का विपरीत प्रभाव पड़ा इस पे कोई भी भू राजस्व या अस्थाई बंदोबस्त, क्योंकि अधिकतर हिस्सा कंपनी या सामंत लोग इससे ले जाते थे। ठीक, देखिए आगे क्या है। इसके अर्थ यह था कि भूमिपतियों को शुद्ध उत्पाद का एक हिस्सा देना होगा। इसके अंतर्गत किसानों को कुल उत्पाद में से खेती का खर्च निकालकर बची हुई राशि राज्य को देनी पड़ती थी। तीसरा दृष्टिकोण है उपयोक्तावादी का, साम्राज्य का उभरता दृष्टिकोण। देखिए अंग्रेजी उपयोक्तावादी विचार के अंतर्गत एक निरंकुश प्रवृत्ति देखी जा सकती है जो बाहर के देशों में पूर्ण विकसित तानाशाही के रूप में स्थापित हुई। आइए आगे देखते हैं। देखिए उदारवादी परंपरा में जन्म लेने के बावजूद उपयोक्तावादी भारत में कभी भी प्रजातांत्रिक सरकार को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि ये जो जितना भी उदारवादी या उपयोक्तावादी थे ये सारे ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश लोग थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ की सरकार का गठन हो और यहाँ के जनता के हितों के लिए काम करे। देखिए जेम्स मिल ने तत्कालीन व्यवस्था में या भविष्य में हमेशा भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का विरोध किया। आइए आगे देखते हैं। देखिए साम्राज्य का दृढ़ीकरण डलहौजी के नेतृत्व में हुआ। देखिए डलहौजी एक ऐसा था वायसराय या जनरल जो
हड़प नीति लाया था, डॉक्टर ऑफ लेफ्रेस। जो होता था कि जो क्षेत्र या जो भी क्षेत्र था, यदि वो ठीक से मिल गए अंग्रेजी क्षेत्र में ठीक है, नहीं तो उसको हड़प लिया जाता था। ठीक, इसमें भारत संबंधी ब्रिटिश धारण के अंतर्विरोध स्पष्ट से उभर कर सामने आए। डलहौजी ने जेम्स मिल की धारणा को और आगे बढ़ाया तथा उसने देशी भारतीय राज्यों के प्रति आक्रमणकारी रुख अपनाया, जो हड़प नीति कहते थे। आक्रमणकारी रुख मतलब हड़प नीति, ठीक है, इसको हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। देखिए आगे, इसके अतिरिक्त बेंथमवादी परंपरा का पोषण करते हुए उसने एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में अखिल भारतीय विभागों, मसलन डाक और तार विभाग, जन कार्य विभाग आदि की स्थापना की। छोड़ कर लेते हैं, हाँ, स्थापना की। इन विभागों की स्थापना करके वह एकीकृत अखिल भारतीय साम्राज्य के ढांचे में कुशल प्रशासन की अवधारणा को अंजाम देना चाहता था। यह भी कंपनी को ही लाभ देता था। यह व्यवस्था मुनरो की भारत संबंधी धारण के बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों के एक ढीले संघ की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त कुल मामलों में डलहौजी द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने की भी चेष्टा की गई। मसलन उसने विधान परिषद को गैर अधिकारी विचारधारा की प्रतिनिधि संस्था के रूप में विकसित करने का, आगे देखते हैं, देखिए, प्रयत्न किया। उसने विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को शामिल किए जाने का भी समर्थन किया। तो देख लिया कि उदारवादी का दृष्टिकोण किस तरह से भारतीय शासन पे था। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए होता क्या है कि यदि एक बार में आप यदि नहीं समझ पाते हैं, आपको वर्ड चाहिए, यदि वो प्रश्न आ गया तो वर्ड चाहिए और उसमें लिखना किस तरह से। यदि आप वीडियो एक नहीं दो बार देख लेते हैं तो आपको एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड मिल जाएगा, आप इसे लिख पाएंगे। यदि नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन का आंसर फिर भी देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर वाद विवाद की चर्चा कीजिए। तो प्रारंभिक औपनिवेशिक क्या हुआ कि भारत जो है औपनिवेशिक था किसका, ब्रिटिश का, ठीक है। औपनिवेशिक काल में यहाँ पे जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ था कि इसमें किस तरह से वाद विवाद हुआ, उस पर चर्चा करना है। आइए ये प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है 10 नंबर में या 12 नंबर में पूछ लिया जाए। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्यापन का समय नियत था। साल भर में छोटी बड़ी अनेक छुट्टियां हुआ करती थी। देखिए आगे, प्रायः 150 वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। मूलतः एक वाणिज्यिक नियम होने के कारण उसका बुनियादी लक्ष्य व्यापार तथा मुनाफे की लूट था। कंपनी हमेशा चाहती थी कि उन्हें मुनाफा हो, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो शिक्षा ज़्यादा हो जाने से कंपनी पे दबाव पड़ता था, क्योंकि जो लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते थे उनको रोज़गार चाहिए। रोज़गार के लिए कंपनी पे दबाव पड़ता था, तो वो उदासीन रहा शिक्षा के व्यवस्था की ओर से। और उदासीन मतलब कोई काम नहीं करता था, थोड़ा बहुत काम करता था। देखिए, मिशनरियों तथा अनुदान संचालित स्कूलों की स्थापना तथा विद्योपार्जन का प्रोत्साहन देने के प्रयास अवश्य हुए थे, लेकिन
पूर्वी भारत पर ब्रिटिश अधिकार के साथ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में चीज़ें बदलने लगी। अधिकारी मंडलों के अंतर्गत तथा उसके बाहर, आइए आगे देखते हैं। देखिए, शैक्षिक संवर्धन में कंपनी की संभाव्य भूमिका को लेकर विवाद उभरने लगा। भारत में राजनीतिक सत्ता हथियाने के बाद कंपनी कर्मचारियों ने स्थानीय समाज के धर्म एवं संस्कृति जैसे क्षेत्रों में तटस्थता बरतने का ही प्रयास किया। इसका मुख्य कारण था कि स्थानीय जनता द्वारा प्रतिकूल या विरोध की आशंका। फिर भी विभिन्न हलकों, मिशनरियों, उदारवादियों, प्राच्यविदों तथा उपयोगितावादियों से पड़ने वाले दबावों ने कंपनी को तटस्थता नीति छोड़ने और शैक्षिक संवर्धन का दायित्व उठाने के लिए बाध्य कर दिया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, तीक्ष्ण मतभेदों को जन्म देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि कंपनी पाश्चात्य अथवा प्राच्य शिक्षा किसे प्रोत्साहन दे। प्रारंभिक मंजिल पर कंपनी कर्मचारियों ने प्राच्य विधा को प्रोत्साहन दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ अंग्रेज नागरिक प्राच्य विधा को प्रोत्साहन देने की आकांक्षा रखते थे। देखिए, 2 प्रश्न इस वीडियो में बताए, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आप इस वीडियो को देख लें। यदि एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार देखें। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज लेके आएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।